हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर का एक और नया टॉपिक एंड दैट इज कंपैरिजन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी इमल्शंस की, इसके बाद में मैंने आपको कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ भी बता दी थी। प्रीवियस सेशंस में हमने ट्रू सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस की भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं और अब बारी आती है इन तीनों ही मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ को कंपैरेटिवली पढ़ने की। तो चलिए फटाफट से आज के इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन कंपेरिजन्स के साथ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल साइज की। अब जब भी मैंने आपको ट्रू सॉल्यूशन पढ़ाया है या सस्पेंशन पढ़ाया है या मैंने आपको कोलॉइड्स पढ़ाए हैं, हमेशा मैंने आपसे एक ही बात बोली है कि जो भी खेल होता है ना, वो पार्टिकल साइज का होता है। इसका मतलब क्या कि ट्रू सॉल्यूशन जो प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं वो उनके पार्टिकल के साइज के कारण पोजेस करते हैं। कोलॉइड्स जो भी प्रॉपर्टीज़ पोजेस करते हैं वो प्रॉपर्टीज़ उनके पास कहाँ से आती है? कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के साइज़ के कारण आती है। और सस्पेंशन के साथ भी यही है कि सस्पेंशंस के साथ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी वो कैसे आती हैं? तो उनके पार्टिकल साइज़ के कारण आती है। पूरा खेल होता है पार्टिकल्स के साइज़ का। तो अगर हम बात करें ट्रू सॉल्यूशन की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, तो इनका जो पार्टिकल साइज है वो कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं, उनका साइज बहुत ही छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर कितना होता है भाई? अगर मैं आपको बताऊं तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर। भाई नैनोमीटर भी क्या है? एक यूनिट है डायामीटर को मेजर करने की। मीटर से तो वैसे भी हम बोलते हैं कि लेंथ वगैरह मेजर करते ही हैं, डिस्टेंस वगैरह मेजर करते ही हैं, तो दोनों ही यूनिट्स के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए, नैनोमीटर में भी और मीटर में। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर -9 मीटर के बराबर होता है। अब अगर इस -9 को माइनस हटाना चाहूँ, इस -9 का तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसे? 1/10 टू द पावर 9 मीटर्स। यानी कि अब आप क्या कर दो, 1 मीटर का, जैसे हम बोलते हैं ना 1/10, तो 1/10 क्या होता है? 1 का 1/10 पार्ट। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? 1/10 टू द पावर 9th पार्ट 1 मीटर का किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। क्या आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि 1 मीटर का 1/10 टू द पावर 9th पार्ट कितना छोटा होगा? उतना ही छोटा होता है 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो हमारे जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशंस के पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं सॉल्यूट और दूसरे को हम कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है वो एक ऐसा कंपोनेंट है ट्रू सॉल्यूशन का जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में। सॉल्यूट के लिए हम ये भी कहते हैं कि ये दूसरे कंपोनेंट में जाकर के डिज़ोल्व हो जाता है या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो एक ऐसा कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जिसमें कि सॉल्यूट आकर के डिसॉल्व होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सॉल्यूट में हम बोलते हैं कि ट्रू सॉल्यूशंस में सॉल्यूट का साइज कितना होता है? 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। ठीक है, चलो अब हम पार्टिकल साइज देखेंगे किसका? कोलॉइड्स का। आप इसको यहाँ पे कोलॉइडल सॉल लिख लीजिएगा, सोल्यूशन नहीं लिखिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा है, अब हम बात करेंगे कोलॉइड्स के पार्टिकल साइज के बारे में। तो कोलॉइड्स जो होते हैं ये ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, हम सस्पेंशन को देख लेते हैं, इसके बाद में हम कोलॉइड्स में आएंगे। तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज कितना होता है? बहुत बड़ा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन जो होते हैं दोनों ही एक्सट्रीम मिक्सचर्स होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन हमारे होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, और अगर हम बात करें सस्पेंशंस की, तो सस्पेंशंस का नेचर कैसा होता है? हेट्रोजीनियस होता है। यानी कि इस मिक्सचर को बनाने वाले कंपोनेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। और अगर हम इन
कंपोनेंट्स के साइज की बात करें, पार्टिकल साइज की बात करें तो बहुत बड़े होते हैं, 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होते हैं। कहाँ ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से भी छोटे और कहाँ सस्पेंशन के पार्टिकल्स 100 नैनोमीटर से भी बड़े। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों ही एक्सट्रीम मिक्सचर्स हमने लिए हैं। अब इन दोनों ही एक्सट्रीम मिक्सचर्स के बीच में आते हैं कौन, एक इंटरमीडिएट मिक्सचर जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोलॉइड्स कहते हैं। इन कोलॉइड्स के पार्टिकल्स का साइज कितना होता है, ट्रू सोल्यूशन से बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा होता है। कितना होता है भाई, तो आप बोल सकते हो कि एक रेंज में आपको बता देती हूँ, 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर। ठीक है, 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं कोलॉइड्स के पार्टिकल्स का साइज। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये इंटरमीडिएट मिक्सचर होते हैं कोलॉइड्स, ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। तो पार्टिकल साइज हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। अब बारी आती है सेकेंड प्रॉपर्टी की, दैट इज अपीयरेंस, कि भाई देखने में कैसे दिखते हैं हमारे ये तीनों अलग अलग मिक्सचर। तो अगर हम बात करें ट्रू सोल्यूशन की, तो इसमें मैंने आपको बताया है कि ट्रू सोल्यूशन अपीयरेंस में बिल्कुल क्लियर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे कि पानी में अगर आपने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है या नमक शक्कर डाल दी है तो वो क्या बन जाएगा, एक ट्रू सोल्यूशन बन जाएगा। एक होमोजेनस मिक्सचर होगा क्योंकि नमक और शक्कर पानी के पार्टिकल्स के साथ बहुत ही यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। तो अगर उसको अगर आप क्लियरली देखोगे तो आपको वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा, आर पार की चीज़ें बिल्कुल साफ दिखाई देंगी। लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में हम बोलते हैं कैसा होता है, ओपेक होता है। यानी कि जब आप किसी सस्पेंशन को देखोगे तो आपको आगे पीछे का कुछ दिखाई नहीं देने वाला है। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम सस्पेंशन का, कि हमने ले लिया है क्या, थोड़ा सा एक गिलास में पानी और उस पानी में हमने रेत डाल दी है, यानी कि सैंड डाल दी है। अब उसको हम अच्छी तरीके से क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। तो आप खुद ही सोचो कि एक ऐसा पानी जिसमें कि सैंड है, रेत है, तो क्या उस पानी के आर पार आप देख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं हम देख पाएंगे। ठीक है, पानी आपने लिया है, उस पानी में आपने क्या कर दिया, टेल्कम पाउडर डाल दिया। तो क्या उस पानी में जो टेल्कम पाउडर मिला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस वाले पानी में आप आर पार देख सकते हो? बिल्कुल नहीं देख सकते हो। इसलिए सस्पेंशन कैसे होते हैं, ओपेक होते हैं। अब ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आते हैं कौन, हमारे कोलॉइड्स। तो इन कोलॉइड्स की भी प्रॉपर्टी कैसी होगी, इंटरमीडिएट टाइप की ही होगी। जैसे कि अगर हम बात करें कि दिखने में कैसे होते हैं कोलॉइड्स, तो ये होते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या है कि आर पार हमको दिखाई तो देगा लेकिन इतने क्लियरली दिखाई नहीं देगा। जैसे कि अगर आपने कभी बटर पेपर से देखना चाहा हो आर पार, तो बटर पेपर से हमको दूसरे साइड में क्या चीज़ है वो दिखाई देती है, लेकिन एग्जैक्ट हमको प्रॉपर शेप दिखाई नहीं देता है। कि सपोज मेरे पास ये बटर पेपर है और उस बटर पेपर के पीछे मैंने क्या रख दिया, पेन रख दिया है। तो जब मैं बटर पेपर से इसे देखना चाहूँगी तो मुझे ये पेन दिखाई तो देगा लेकिन इसका बहुत ही क्लियर कट शेप या बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को या उस अपीयरेंस को कि जिससे कि दूसरे साइड में रखे हुए ऑब्जेक्ट हमको दिखाई तो देते हैं लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, वैसी अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। बटर पेपर से समझना बहुत ही ईजी होगा कि ट्रांसलूसेंट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो हमने दो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं। एक हमने पढ़ा है क्या, पार्टिकल साइज, और दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने क्या, अपीयरेंस। अब हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, नेचर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि इस पूरे चैप्टर में हमारा फोकस किस बात पे रहेगा, फोकस हमारा इस बात पे रहेगा कि हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें मिलती हैं उन सबको हमें कैटेगराइज करना है कि वो प्योर हैं या वो इम्प्योर हैं। जितनी भी चीज़ें आपको अपने अराउंड दिखती हैं, चाहे वो खाने वाली हो चाहे वो ना हो, कि वो किस कैटेगरी में आती हैं, वो प्योर होती हैं या वो इम्प्योर होती हैं। एक बार हमें पता चल गया कि वो प्योर हैं, इसके बाद में हमने इम्प्योर सब्सटेंसेस की तरफ फोकस किया। इम्प्योर सब्सटेंसेस में मैंने आपको बोला था कि भाई इम्प्योर सब्सटेंसेस को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। किस किस में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक हमारे पास आते हैं क्या, मिक्सचर्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस को तो हमने कैटेगराइज किया था एलिमेंट्स में और इसके बाद में हमने उनको कैटेगराइज किया था कंपाउंड्स में। फिर इसके बाद में हमारे पास कौन से आए थे, इम्प्योर सब्सटेंसेस आए थे। इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमने बोला था कि मिक्सचर्स आएंगे हमारे पास। अब उन मिक्सचर्स को भी हमने फर्दर कैटेगराइज किया, किसमें, होमोजीनियस मिक्सचर में और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में।
होमोजेनियस मिक्सचर्स में हम बोलते हैं कि बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं। लेकिन अगर ये कंपोनेंट्स आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, आपस में यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड हो, इतने अच्छे से कि इनके बीच में किसी भी तरह की कोई भी सेपरेशन बाउंड्री ना दिखाई दे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में हमने देखा था कि कंपोनेंट्स मिल करके एक मिक्सचर तो बना देते हैं, साथ में रहते तो हैं मिक्सचर में, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है हेट्रोजेनियस मिक्सचर में। ऐसी मिक्सिंग होती है कि अगर आपको इनके बीच में एक सेपरेशन बाउंड्री दिखाई दे तो ये बिल्कुल भी चीज़ अलग नहीं होगी, क्योंकि हेट्रोजेनियस मिक्सचर में सच में कंपोनेंट्स कुछ इस तरीके से मिक्स होते हैं कि आपको सेपरेशन बाउंड्री दिखाई दे जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में, कि ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं भाई। ट्रू सॉल्यूशंस हम बोलते हैं कि ये हमारे होमोजेनियस मिक्सचर्स ही होते हैं, जहाँ पे कंपोनेंट्स मिलकर क्या बनाएंगे, एक मिक्सचर बनाएंगे, लेकिन ये कंपोनेंट्स आपस में अच्छी तरीके से कैसे होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, यूनिफॉर्मली इनकी मिक्सिंग हो जाती है। तो नेचर कैसा होगा भाई हमारे ट्रू सॉल्यूशन का, होमोजेनियस होगा। ठीक है, सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो होमोजेनियस मिक्सचर में यानी कि हमारे ट्रू सॉल्यूशन में आप बोल सकते हो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स्ड होते हैं। एग्जाम्पल हमने बहुत पहले भी पढ़ा था, उसको भी हम रिपीट कर लेते हैं फिर से, कि पानी लो उसमें नमक डाल दो, पानी लो उसमें शक्कर डाल दो। क्या जो सॉल्ट वाटर आपके पास आया है, जो आपके पास शुगर सोल्यूशन आया है, उसमें से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि नमक कहाँ है, पानी कहाँ है, या शक्कर कहाँ है, पानी कहाँ है? आप कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो सॉल्यूट हैं, जो हमारे सॉल्वेंट हैं, यानी कि हमारा जो नमक है, जो शक्कर है और जो पानी है, उन सभी के पार्टिकल्स आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। तो एज सच कोई सेपरेशन बाउंड्री आपको दिखाई नहीं देती है। फिर इसके बाद में ट्रू सोल्यूशन का हमें समझ में आ गया। अब हम जाते हैं कहाँ, हमारे दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे, जो कि क्या है, हमारा सस्पेंशन है। सस्पेंशन की अगर नेचर की बात करूं तो ये कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, यानी कि कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक साथ मिलकर के मिक्सचर बनाएंगे, लेकिन साथ रहते हुए भी कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, सेपरेशन बाउंड्री यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देती है। अभी अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप लो पानी, उसमें डाल दो थोड़ी सी रेत यानी कि सैंड, उसको अच्छे से चला लो, स्टर कर दो, 5 मिनट के लिए उसको छोड़ दो, और छोड़ने के बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे कि पूरी की पूरी जो सैंड थी, जो रेत थी, वो नीचे जाकर के सेटल हो जाती है। यही नहीं, दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। पानी लो, पानी में डाल दो क्या, टेल्कम पाउडर, उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करो, स्टर कर दो, है ना भाई। किसी को शिकायत ना रह जाए कि सेटल डाउन चीज़ें क्यों हो गई, क्योंकि आपने ठीक से मिक्स नहीं किया था, स्टर नहीं किया था। तो अच्छी तरीके से उसको किसी चम्मच से चला दो और 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए छोड़ दो। क्या होगा, अपने आप जो है पूरा का पूरा जो टेल्कम पाउडर है वो नीचे जाकर के सेटल हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया था रेत और पानी का, और टेल्कम पाउडर और पानी का, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट एक सेपरेशन बाउंड्री दिखाई देगी। भाई रेत और पानी प्रेजेंट तो हैं, एक साथ मिले तो हुए हैं वो, और उनने एक मिक्सचर भी बनाया है। ऐसा नहीं है कि पानी में रेत डिसॉल्व नहीं हो सकती है, तो जैसे ही हम पानी में रेत डालेंगे तो रेत उचक कर के बाहर आ जाएगी कि नहीं नहीं हम तो रह ही नहीं सकते साथ में, क्योंकि हम पानी में डिसॉल्व ही नहीं हो सकते। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, रहेंगे तो वो लोग एक साथ ही, लेकिन एक साथ रहते हुए भी अलग अलग रहेंगे। तो आपको क्लियर कट एक सेपरेशन बाउंड्री दिखाई देगी कि हाँ भाई इस बाउंड्री के नीचे क्या है, रेत है, सैंड है, और बाउंड्री के उस तरफ क्या है, पानी है। सिमिलरली टेल्कम पाउडर भी पानी में जाकर के डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, जैसे कि नमक और शक्कर डिसॉल्व हो रहे थे पानी में, एज सच टेल्कम पाउडर डिसॉल्व नहीं हो पाएगा पानी में। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे आप पानी में टेल्कम पाउडर डालोगे तो टेल्कम पाउडर उचक के बाहर आ जाएगा कि नहीं भैया, जब हम डिसॉल्व हो ही नहीं सकते हैं तो फिर हम साथ में रहें क्यों। टेल्कम पाउडर और पानी साथ साथ में रह सकते हैं। मिक्सचर तो वो भी बनाएंगे, लेकिन वो मिक्सचर कैसा होगा, हेट्रोजीनियस होगा। क्लियर कट आपको एक बाउंड्री दिखाई देगी कि हाँ भाई नीचे जो है ना, बेसिकली आपको लेयर्स दिखाई देती हैं। एक लेयर दिखेगी आपको पानी की, एक लेयर दिखेगी आपको टेल्कम पाउडर की, एक लेयर दिखाई देगी आपको पानी की, और दूसरी लेयर दिखाई देगी आपको रेत की। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं। अब बारी आती है किसकी, कोलॉइड्स की। अब कोलॉइड्स का अगर मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दूं तो वो क्या हो सकता है। एक हम लेते हैं ऐसी चीज जो कि हम
खा सकते हैं यानी कि पी सकते हैं। और दूसरी ऐसी चीज़ है, दूसरा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि ऑलरेडी हमारे अंदर प्रेजेंट है, क्या? ब्लड। और कौन सी चीज़ हम खा सकते हैं, पी सकते हैं? दैट इज़ मिल्क। तो मिल्क और ब्लड बहुत ही अच्छे बढ़िया एग्जाम्पल हैं किसके? कोलॉइड्स के। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो मिल्क आप पीते हो, जो ब्लड आपकी बॉडी के अंदर है, उसका नेचर क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये दोनों ही कोलॉइड्स हैं। मिल्क में भी हमने देखा था कि मिल्क क्या होता है, एक टाइप का इमल्शन होता है ऑयल इन वाटर का, कि पानी में जो है फैट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं। ब्लड में हम सबको पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि ब्लड में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड में आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, प्लाज्मा होता है, इतनी सारी तमाम चीज़ें हमें पता है कि रहती हैं ब्लड में। लेकिन अगर मैं आपसे कभी बोलूँ कि सपोज हमें चोट लग गई और चोट लगने से हम बोलते हैं कि ब्लड बाहर आ गया, ब्लीडिंग हो गई। अब वो जो ब्लड बाहर आया है, क्या आप उसमें देख के बता सकते हो कि आरबीसी निकली है आपकी, कि डब्ल्यूबीसी निकली है, कि प्लेटलेट्स निकली हैं? कभी नहीं बता सकते हो। ये चीज़ हमने पढ़ी है कि ब्लड में आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है। लेकिन जब ब्लड हमारे सामने आता है तो क्या उसे हम देख के बता सकते हैं कि हाँ आरबीसी कहाँ है, डब्ल्यूबीसी कहाँ है? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ब्लड एक ऐसा कोलॉइड है जो कि हमें धोखा दे देता है? ऊपर से देखने पे क्या लगेगा कि हाँ भाई ये तो बहुत ही होमोजेनस मिक्सचर टाइप कुछ दिखाई दे रहा है। सिमिलरली मिल्क भी हमें इसी तरीके का धोखा देता है। मिल्क में भी कई सारी तमाम चीज़ें होती हैं, उसमें फैट है, उसमें पानी है, उसमें प्रोटीन्स हैं। लेकिन जब हमारे सामने मिल्क आता है तो हम देख के बता नहीं सकते हैं कि इसमें फैट कहाँ है, इसमें पानी कहाँ है। तो देखने में क्या लगेगा कि ये बिल्कुल कैसे होमोजेनस मिक्सचर है, जस्ट लाइक हमारे ट्रू सॉल्यूशंस, है ना। ट्रू सॉल्यूशंस में भी तो हमने ऐसे ही पढ़ा था, भाई पानी में अगर आपने शक्कर डाल दी है तो जो आपके पास शुगर सॉल्यूशन आया है उसको देखकर आप नहीं बता सकते थे कि शक्कर कहाँ है और पानी कहाँ है। क्यों? क्योंकि शुगर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पानी के पार्टिकल्स में बीच में जाकर के सेटल हो जाती है, जिसको हम घुलने की प्रोसेस कहते हैं। तो इसीलिए हमने ट्रू सॉल्यूशन को नाम दे दिया, क्या? उनका नेचर हमने डिसाइड कर दिया कि ये क्या होते हैं, होमोजेनियस होते हैं नेचर में। कि अगर आप कभी भी इनको ट्रू सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाहोगे तो आप देख के नहीं बता सकते हो कि ये वाला कंपोनेंट कहाँ है, ये वाला कंपोनेंट कहाँ है। इसीलिए तो इनको हमने होमोजेनियस बोला था, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं कंपोनेंट्स। तो देखने में तो हमें कोलॉइड्स भी कैसे लगते हैं, यूनिफॉर्म मिक्सिंग वाले ही लगते हैं। ब्लड को देखकर नहीं बता सकते आप कि कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कहाँ आरबीसीज, कहाँ डब्ल्यूबीसीज, कहाँ प्लेटलेट्स। और ना ही मिल्क को देखकर क्या आप बता सकते हो कि कहाँ जो है ना ऑयल है, कहाँ फैट के मॉलिक्यूल्स है, कहाँ पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। सिमिलरली क्रीम वगैरह जो होती है, क्रीम भी हमें कैसी दिखती है, बहुत ही होमोजेनियस दिखती है। क्रीम में भी हम बोलते हैं कि ऑयल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और पानी प्रेजेंट होता है, लेकिन दिखने में तो वो कैसा लगेगा, बहुत ही यूनिफॉर्म अपीयरेंस दिखेगी उसकी। तो क्या उसको हम होमोजेनियस नाम दे दें? और उसको हम अगर हम होमोजेनियस बोल ही रहे हैं तो क्यों ना उसको हम ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में डाल दें। भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कोलॉइड्स के पहले हमने दो एक्सट्रीम पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन और एक हमने पढ़ा था सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस होता है, और सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। तो अगर दूर से देखने पे हमको कोलॉइड्स बहुत ही यूनिफॉर्म दिखाई दे रहे हैं, होमोजेनियस दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों ना उनको हम ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में डाल दें। क्या ज़रूरत है तीसरी कैटेगरी बनाने की? ज़रूरत है। वो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये कोलॉइड्स हमें धोखा देते हैं। सामने से दिखाई देगा कि हाँ भाई यूनिफॉर्म दिख रहे हैं, लेकिन जब आप इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तब आपको अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक व्यू ये बताएगा कि नहीं भाई ये इतने भी होमोजीनियस नहीं है, ये तो हेट्रोजीनियस है। एग्जैक्टली सस्पेंशन की तरह हेट्रोजीनियस नहीं है। सस्पेंशन में क्या हो रहा था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, कि जैसे ही पानी में रेत डालो तो रेत 5 मिनट के बाद सेटल डाउन हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी मिल्क के कंपोनेंट्स को इस तरीके से सेटल डाउन होते हुए देखा है? ऑल्दो हमने पढ़ लिया है इमल्शन कंसेप्ट में, इमल्शन टॉपिक में, उसके सेशन में, कि किस तरीके से मिल्क के कंपोनेंट्स को हम सेटल डाउन करा सकते हैं। लेकिन अगर हमने वो चीज़ नहीं करी है तो मिल्क के कंपोनेंट्स को क्या आपने कभी सेटल डाउन होते हुए देखा है कि फैट मॉलिक्यूल्स जो है ना ऊपर आ गए हो और पानी नीचे रह गया हो? क्या कभी हमने ये चीज़ देखी है? क्या कभी हमने ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट होते हुए देखा है कि अपने आप जो है ना
की चोट लग गई, खून निकल गया। जब खून निकला तो उसके कंपोनेंट्स हमको दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन 5 मिनट के लिए खून को छोड़ दिया तो आरबीसी अलग दिखने लगी, डब्ल्यूबीसी अलग दिखने लगी। कभी ऐसा नहीं होगा। तो एग्जैक्टली वो सस्पेंशन की तरह हेट्रोजीनियस भी नहीं होते हैं और ना ही वो ट्रू सॉल्यूशंस की तरह होमोजेनियस ही होते हैं, कुछ अलग ही उनका आप बोल सकते हो कि कंपोनेंट्स की मिक्सिंग होती है। तो इसीलिए ना ही वो होमोजेनियस की कैटेगरी में आएंगे और हेट्रोजीनियस जैसा उनका अरेंजमेंट होता है, कंपोनेंट्स की मिक्सिंग होती है, इसीलिए उनको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर नाम दे देते हैं, उनका नेचर हम हेट्रोजीनियस डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली सस्पेंशन जैसे नहीं होते हैं, इसलिए उनको हम सस्पेंशन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई कि कोलॉइड्स और सस्पेंशन दोनों ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों को एक कैटेगरी में कभी भी उठा करके नहीं रख सकते हैं। दूर से देखने पर कोलॉइड्स हमको होमोजेनियस दिखाई देंगे, यूनिफॉर्म दिखाई देंगे, लेकिन होते नहीं हैं, इसीलिए इनको हम ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में उठा करके नहीं रख सकते हैं। एक तीसरी अलग से कैटेगरी बनानी पड़ी, क्योंकि कोलॉइड्स धोखा देने में सबसे आगे होते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा, ये वाली प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फिल्टर होने वाली प्रॉपर्टी। भाई हम सबको पता है कि ट्रू सॉल्यूशंस इतने छोटे, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज इतना छोटा होता है। कितना छोटा होता है भाई? 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। फिल्टर पेपर से पास करा लो, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करा लो, सबसे जो है ना ये पास हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, हमारे सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में हम बोलते हैं कि भाई सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो बहुत दूर की बात है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जो होल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर के होल से भी छोटे होते हैं। तो हमारे सस्पेंशन ऐसे होते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को तो छोड़ ही दो, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है ना उससे अगर पास कराएंगे तो भी इनके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि जो हमने एग्जांपल लिया था पानी और रेत वाला, पानी और रेत को अच्छी तरीके से मिक्स कर दो और इसके बाद में इस पूरे मिक्सचर को आप क्या करो, फिल्टर पेपर से पास कराना चाहो, पानी पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा और रेत जो है फिल्टर पेपर में जाकर के इकट्ठा हो जाएगी। ऐसा ही टेल्कम पाउडर के साथ भी होता है। टेल्कम पाउडर और पानी के मिक्सचर को फिल्टर पेपर से पास कराओ, पानी नीचे निकल आएगा और टेल्कम पाउडर ऊपर का ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो सेमी परमिएबल पे जाने की जरूरत नहीं है। सस्पेंशन तो हम बोलते हैं कि फिल्टर पेपर को भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका साइज देखो ना कितना बड़ा है, 100 नैनोमीटर से भी बड़ा है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तक जाने की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल फिल्टर पेपर को भी हमारे जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद में कोलॉइड्स का क्या कहना? कोलॉइड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 एक्सट्रीम सॉल्यूशंस या 2 एक्सट्रीम मिक्सचर्स के बीच के ये मिक्सचर होते हैं। तो इनकी खास बात ये है कि ये जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है उससे तो ये पास कर जाएंगे, लेकिन जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं उससे पास नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका साइज हम बोलते हैं कि बहुत ना छोटा है और ना ही बहुत ही बड़ा है। ऐसा होता है कि फिल्टर पेपर के होल से ये निकल जाएंगे, लेकिन जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती जिनके होल्स का साइज फिल्टर पेपर के होल्स के साइज से क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। उन छोटे होल्स के थ्रू आप बोल सकते हो कि कोलॉइड्स के पार्टिकल्स नहीं पास कर सकते हैं। तो इसीलिए होता क्या है कि कंफ्यूजिंग ये प्रॉपर्टी शो करते हैं कोलॉइड्स। तो कभी हमको लगता है कि ट्रू सॉल्यूशन जैसे हैं और कभी हमको लगता है सस्पेंशन जैसे हैं। जैसे कि हमने अभी अभी यहाँ देखा कि जो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो फिल्टर पेपर से, और हम बोलते हैं कि साथ ही साथ जो एनिमल मेम्ब्रेन्स होती हैं यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उनसे क्या हो जाते हैं, पास कर जाते हैं। देखो, पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, लेकिन अब इसकी अगर हम बात करें कोलॉइड्स की, तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो ये निकल जाएंगे। तो देखने में क्या लगेगा कि अरे ये तो ट्रू सॉल्यूशन जैसे हैं, दिखने में भी होमोजीनियस जैसे दिख रहे हैं, कंटिन्यूअस या यूनिफॉर्म इनका अपीयरेंस है, और साथ ही साथ नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी निकलते जा रहे हैं। तो क्या इनको हम ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में रख दें? नहीं। अभी देखो, नॉर्मल फिल्टर पेपर वाला टेस्ट तो हो गया, लेकिन अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करा के देखो, भाई ट्रू सॉल्यूशन तो हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स को भी क्रॉस कर रहे थे, क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज तो बहुत ही छोटा होता है। तो वहाँ तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर रहे थे। लेकिन अगर हम कोलॉइड्स को करवाना चाहेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के से क्रॉस, तो ये नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे फिर से धोखा दे दिया कोलॉइड्स ने कि दिखने में तो लग रहा था कि हाँ भाई फिल्टर पेपर को क्रॉस कर लिया है तो ये तो ट्रू सॉल्यूशन जैसे हो गए, लेकिन सस्पेंशन की तरह
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन फिल्टर पेपर को तो पास कर लिया ना, तो ना सस्पेंशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स तो नॉर्मल फिल्टर पेपर को भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो ना सस्पेंशन की कैटेगरी में डाल पाए, ना ट्रू सोल्यूशन की कैटेगरी में डाल पाए, अलग ही इनकी कैटेगरी बनानी पड़ी। ठीक है, आई होप ये वाली चीज़, ये वाली प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमने टोटल डिस्कस करी है 4 प्रॉपर्टीज। अब कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, उनको भी हम कर लेते हैं फटाफट से डिस्कस। क्या है वो? सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स। हाँ, एक चीज़ और है, ये जो मैं आपको बार बार कोलॉइड्स के पार्टिकल्स बोल रही हूँ, कोलॉइड्स के पार्टिकल्स बोल रही हूँ, ये कौन से पार्टिकल्स होते हैं भाई? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोलॉइड्स, जैसे कि ट्रू सोल्यूशन में हमारे पास होते हैं 2 कंपोनेंट, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सिमिलरली जो हम कोलॉइड्स की बात करते हैं तो उनके पास भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन इन कंपोनेंट्स को हम सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। वो वाला कंपोनेंट, सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट हमारे कोलॉइड्स का, जो कि दूसरे कंपोनेंट में जाकर के डिस्पर्स हो जाता है या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। और वो वाला कंपोनेंट हमारे कोलॉइड का जिसमें कि पहला वाला कंपोनेंट आकर के डिस्ट्रीब्यूट या डिस्पर्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट लाइक मीडियम को, उसे हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम का दूसरा नाम क्या होता है? कंटिन्यूअस फेज। और डिस्पर्स्ड फेज का दूसरा नाम क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस फेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्पर्स्ड फेज के, कोलॉइड्स में हम बोलते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कोलॉइडल पार्टिकल्स कहते हैं। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, जिन पार्टिकल्स की मैं बात कर रही हूँ कोलॉइड्स की, वो पार्टिकल्स हैं कौन? तो हमारे कोलॉइड्स का जो डिस्पर्स्ड फेज होता है ना, उनके पार्टिकल्स को हम कहते हैं क्या? कोलॉइडल पार्टिकल्स। ठीक है, चलो अब सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स की बारी आई है। तो ट्रू सॉल्यूशंस में हम बोलते हैं कि चलो इसको एग्जांपल से ही समझ लेते हैं ना। पानी है, उसमें नमक डाल दो, दूसरा आप गिलास लो, उसमें पानी लो, उसमें शक्कर डाल दो, 10 मिनट के लिए छोड़ दो। मैं तो कहती हूँ 10 मिनट क्या, एक पूरे दिन के लिए छोड़ दो। एक दिन बाद भी जब आप अपने शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन को आकर के देखोगे तो वो एज इट इज़ ही देखने को मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो आपने नमक का पानी बनाया था, एक दिन बाद नमक जो है नीचे आकर के सेटल हो गया, जो आपने शक्कर का पानी बनाया था उसमें शक्कर जो है नीचे आकर के सेटल हो गई। ऐसा कभी नहीं होता है। पार्टिकल्स बहुत ही अच्छी तरीके से, सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, और कभी ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकल्स नीचे जाकर के सेटल हो जाएं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसीलिए पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, दैट इज ट्रू सोल्यूशंस क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं, और इसीलिए ट्रू सोल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? स्टेबल सोल्यूशंस कहते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें सस्पेंशन की, तो इसमें तो आंख बंद करके हमें दिखाई, मतलब हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, पानी को रेत में डालोगे या रेत में पानी को डालोगे तो रेत को अल्टीमेटली सेटल होना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 5 मिनट 2 मिनट के लिए छोड़ दो सस्पेंशन को, तो उसके पार्टिकल्स नीचे जाकर के सेटल हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारे सस्पेंशन क्या कहलाते हैं? अनस्टेबल कहलाते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं कोलॉइड्स की। तो आपको क्या लगता है, कोलॉइड स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं? हमारे जो कोलॉइड्स होते हैं दे आर क्वाइट स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से इनको हम क्या कर सकते हैं? सेटल करा सकते हैं। कैसे सेटल करा सकते हैं? ये हम अपने अपकमिंग सेशन में बहुत जल्द कवर करने वाले हैं। तो पहले तो इस पॉइंट पे फोकस करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन वाला जो पॉइंट है वो मैं आपको अपकमिंग सेशन में समझा दूंगी। तो कोलॉइड्स हमारे कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं नेचर में। कैसे हो जाएंगे ये स्टेबल? अब जिन पार्टिकल्स की मैं बात कर रही थी कि हमारे कोलॉइड्स के जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम कोलॉइडल पार्टिकल्स कहते हैं, उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? चार्ज होता है। ठीक है, उनके ऊपर क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट होता है। चार्ज हमको पता है कि 2 टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तो इन कोलॉइड्स के पार्टिकल्स के पास भी हम बोलते हैं कि केवल एक ही टाइप का चार्ज होगा, या तो वो सबके पास पॉजिटिव होगा या क्या होगा? सबके पास नेगेटिव चार्ज होगा। और आप खुद ही सोचो कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या करते हैं? आपस में रिपल करते हैं। और अगर हमने अनलाइक चार्जेस को पास में लेकर के आ गए, यानी कि ऑपोजिट चार्जेस को हम पास में लेकर के आ गए, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या होगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि कोलॉइड्स के पार्टिकल्स के पास चार्ज प्रेजेंट होता है, तो पॉजिटिव होगा या सभी के पास नेगेटिव होगा। तो आप खुद सोचो, ये एक पार्टिकल है कोलॉइड का, ये दूसरा पार्टिकल है कोलॉइड का, दोनों के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या ये पार्टिकल्स कोलॉइड्स के
कभी भी आपस में पास पास आने की कोशिश करेंगे? कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे ना, क्योंकि उन दोनों के पास ही सेम चार्ज है, लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस तो हमेशा ही क्या करेंगे? रिपल करेंगे। भाई जब भी हम बात करते हैं किसकी सेटल डाउन होने की, तो सेटल डाउन होने के लिए पार्टिकल्स को सबसे पहले तो पास पास आना पड़ता है, और पास आने के बाद हम बोलते हैं कि तब वो नीचे जाकर के सेटल हो जाते हैं। तो अगर सेटल डाउन होना है तो पास आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि कोलॉइड्स के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के पास पास आने के लिए रेडी नहीं होते हैं। क्यों रेडी नहीं होते? क्योंकि उनके ऊपर सेम चार्ज होता है। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के ऊपर तो चार्ज है ही। जो डिस्पर्जन मीडियम होता है ना कोलॉइड्स का, वो भी किसी से पीछे नहीं रहता है। डिस्पर्जन मीडियम भी क्या करता है? अपने ऊपर चार्ज कैरी करता है। कौन सा चार्ज? ऑपोजिट चार्ज। यानी कि अगर हमारे कोलॉइड्स के पार्टिकल्स के पास पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्पर्जन मीडियम के पास कौन सा चार्ज होगा? ऑपोजिट चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो आप खुद ही सोचो कि मैं क्या हूं? एक कोलॉइड का पार्टिकल हूं, और जिस मीडियम में मैं प्रेजेंट हूं उसमें क्या है? एक नेगेटिव चार्ज है। तो मैं कभी मीडियम में इस तरफ भागूंगी, मैं कभी इस तरफ भागूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और मीडियम में नेगेटिव चार्ज है, तो एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो कभी पार्टिकल्स को जाकर के अगर हमने बोला कि सुनो आप नीचे जाकर के मीडियम में सेटल हो जाओ, तो पार्टिकल्स कभी सेटल होने के लिए तैयार होंगे ही नहीं। क्यों? सबसे पहले तो आपस में वो पास पास नहीं आएंगे, दूसरी चीज ये कि वो हमेशा डिस्पर्जन मीडियम की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। कोलॉइड के पार्टिकल्स अपने डिस्पर्जन मीडियम में हमेशा कैसे होते हैं? डिस्पर्स्ड ही रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ही रहते हैं। उनको बिल्कुल मंजूर नहीं है कि वो नीचे जाकर के सेटल हो जाएं, क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम के पास ऑपोजिट चार्ज होता है। आप ये मत समझिएगा कि मैंने आपको एग्जांपल में बोल दिया कि हमारे पास जो पार्टिकल हैं कोलॉइड्स के, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और डिस्पर्जन मीडियम के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा यही हो। कुछ कोलॉइड्स ऐसे भी होते हैं जिनके पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो मीडियम में कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमेशा कोलॉइड्स के पार्टिकल्स और जो डिस्पर्जन मीडियम है उसके बीच में एक इंटरेक्शन चलती रहती है, अट्रैक्टिव टाइप की इंटरेक्शन, कि कभी भी वो मीडियम में नीचे जाकर के सेटल नहीं होना चाहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कोलॉइड्स कैसे होते हैं? दे आर क्वाइट स्टेबल, सस्पेंशन की तरह नीचे नहीं बैठ जाएंगे। और ना ही हम बोलते हैं कि हाँ, क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि इनके पास पार्टिकल्स के ऊपर चार्जेस हैं और ऑपोजिट चार्ज देखने को मिलेगा कहाँ? मीडियम में, डिस्पर्जन मीडियम में। तो एक तरह का अट्रैक्शन रिपल्शन जो है ना कंटिन्यूसली चलता रहता है कोलॉइड्स के अंदर, जिसकी वजह से पार्टिकल्स कोलॉइड्स के पार्टिकल्स नीचे बैठने को तैयार नहीं होंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी विजिबिलिटी की। विजिबिलिटी का मतलब क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल इवन अंडर माइक्रोस्कोप। ट्रू सोल्यूशन में हम बोलते हैं कि देखने में तो जो हमने नमक का पानी बनाया है, शक्कर का पानी बनाया है, उसमें पानी और नमक या पानी और शक्कर के पार्टिकल्स नेकेड आई से तो दिखने से रहे। अगर इनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर भी रख के देखना चाहेंगे तो भी हमको सॉल्यूट के पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स को तो हम नेकेड आई से देख सकते हैं। क्यों? क्या आप टेल्कम पाउडर के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते? क्या आप व्हाट डू यू से जो सैंड के ग्रेन्स होते हैं, क्या आप उनको नहीं देख सकते? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ही नहीं है। तो ट्रू सोल्यूशन की सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के भी अगर नीचे रख के देखेंगे तो भी नहीं देखेगा। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं। तो भाई जो हमारे पास कोलॉइड्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? कुछ बीच की प्रॉपर्टी होगी, यानी कि पार्टिकल्स को हम आप बोल सकते हो कि नेकेड आई से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे इनकी प्रेजेंस कैसी होती है? डिटेक्ट हो सकती है, इनकी प्रेजेंस का पता चलता है। तो यहाँ पे फिर से कोलॉइड्स ने क्या किया है? एक इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करी है। ट्रू सोल्यूशन ना नेकेड आई से दिखते हैं ना ही माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। सस्पेंशन नेकेड आई से दिख जाते हैं, माइक्रोस्कोप से भी दिख जाएंगे, लेकिन कोलॉइड्स क्या करेंगे? नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर इनकी पार्टिकल्स को की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में एक लास्ट प्रॉपर्टी है टिंडाल इफेक्ट की। टिंडाल इफेक्ट हम बोलते हैं कि बेसिकली जब भी किसी सोल्यूशन में एक बीम ऑफ लाइट पास कराई जाएगी तो उस सोल्यूशन में उस बीम ऑफ लाइट का पैसेज, उसका पाथ विजिबल अगर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? टिंडाल इफेक्ट कहते हैं।
आई रिपीट, टिंडल इफेक्ट क्या है कि जब भी किसी सोल्यूशन में एक बीम ऑफ लाइट पास कराई जाए और उस सोल्यूशन में अगर बीम ऑफ लाइट का पाथ विजिबल हो तो उसे हम क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट कहेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे कुछ सोल्यूशन में हमको बीम ऑफ लाइट का पाथ दिखता है और कुछ में नहीं दिखता है, यानी कि कुछ सोल्यूशन में हमको टिंडल इफेक्ट दिखेगा और कुछ सोल्यूशन में, कुछ मिक्सचर्स में हमको टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। तो होता क्या है, देखो इधर बेसिकली आपके पास जो भी सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में क्या होते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जब इन पार्टिकल्स के ऊपर कोई लाइट पड़ती है तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। भाई पार्टिकल्स का नेचर होता है ऐसा कि जब उन पे कोई लाइट पड़ेगी तो वो क्या करेंगे, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे। जनरली होता है क्या है कि बड़ी चीजें जो होती हैं वो लाइट को एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे कि मिरर, आईना जो होता है, शीशा जो होता है, उसके ऊपर अगर आप लाइट फेंकोगे तो वो शीशा क्या करेगा, पूरी की पूरी लाइट को एक ही डायरेक्शन में, एक ही तरफ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन ये हमारे सोल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं इतने छोटे होते हैं कि इनको अकल नहीं होती है। ये क्या करते हैं, इनके ऊपर जैसी लाइट पड़ती है उस लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देंगे। और कहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे, जहां चाहो उस डायरेक्शन में, यानी कि हर डायरेक्शन में ये लाइट को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। और हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है लाइट को, उसे हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। तो बेसिकली कुछ सोल्यूशन के पार्टिकल्स करते क्या हैं, कुछ सोल्यूशन के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं, और वो लाइट को कितना स्कैटर कर रहे हैं वो पार्टिकल के साइज पे डिपेंडेंट होता है। मैंने आपको इस सेशन की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको जो भी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं ट्रू सोल्यूशन में, सस्पेंशन में, कोलॉइड्स में, वो सब क्या होती हैं, वो सब उनके पार्टिकल्स के साइज के कारण ही देखने को मिलती हैं। अभी देख लेते हैं एक और इसका प्रूफ मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि पार्टिकल्स की टेंडेंसी होती है कि जैसे उनके ऊपर लाइट पड़ेगी वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे हर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो चाहेंगे, यानी कि लाइट को वो स्कैटर कर देते हैं। और जब यही स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है ना, तो वो हमको लाइट दिखाई देने लगती है। भाई किसी भी चीज़ को हम देख कैसे पाते हैं, जब उसकी लाइट हमारी आंखों तक पड़ेगी, है ना। तो स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों तक पड़ती है तो हमें आप बोल सकते हो कि लाइट जो है वो दिखाई देगी। अब आप बोलोगे कि मैम लाइट क्यों दिखाई देगी, पार्टिकल क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है। भाई हम नैनोमीटर्स में डिस्कस कर रहे हैं इतनी देर से पार्टिकल साइज को, कि 1 नैनोमीटर से छोटे 1 to 100 नैनोमीटर के रेंज में आते हैं, या 100 नैनोमीटर से बराबर। तो इतनी हमारी आंखों की पावर नहीं होती कि हम इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स को देख पाएं। तो होता क्या है कि जब ये पार्टिकल्स मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं तो जो ये लाइट स्कैटर्ड करते हैं ना, तो ये स्कैटर्ड लाइट ही हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमें लाइट ही दिखाई देगी। अब पूरी की पूरी लाइट जो कि पार्टिकल पे पड़ी है, स्ट्राइक हुई है, वो पूरी की पूरी स्कैटर नहीं होगी। मेजॉरिटी पोर्शन लाइट का कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, आगे वाले पार्टिकल के ऊपर स्ट्राइक करेगा। यानी कि थोड़ी बहुत ही लाइट क्या होगा, पार्टिकल रिफ्लेक्ट करेगा, स्कैटर करेगा, और बाकी की लाइट कहाँ जाएगी, दूसरे वाले पार्टिकल के पास जाएगी। दूसरा वाला पार्टिकल क्या करेगा, सोल्यूशन का, वो भी इसी तरह की स्कैटरिंग करेगा लाइट की, और हर डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, दैट इज स्कैटरिंग कर देगा लाइट की। अब ये स्कैटर्ड लाइट जब हमारी आंखों तक पड़ेगी तो हमको सोल्यूशन में लाइट दिखाई देगी। तो ये क्या हुआ, ये एक ऐसी प्रोसेस हुई जहां पे सोल्यूशन के पार्टिकल्स ने क्या किया है, मिक्सचर के पार्टिकल्स ने क्या किया है, लाइट को स्कैटर करा है, और यही स्कैटर्ड लाइट जब हमारी आंखों तक पड़ी तो हमको मिक्सचर में लाइट का पाथ विजिबल हो गया। हमको दिखाई देने लगा कि भाई हमारी जो लाइट है ना वो ऐसे ऐसे जा रही है हमारे मिक्सचर के अंदर, और इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर ये स्कैटर्ड लाइट हमें दिखाई ना दे, हमारी आंखों तक ना पहुंचे, तो हमको ये लाइट का पाथ दिखेगा ही नहीं, हमको लाइट दिखेगी ही नहीं हमारे मिक्सचर में। और ये स्कैटर्ड लाइट को स्कैटर करता कौन है, मिक्सचर के पार्टिकल्स। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी लाइट को स्कैटर कर सकता है। फॉर एग्जांपल ट्रू सोल्यूशन के केस में आपको क्या लगता है कि ट्रू सोल्यूशन कभी टिंडल इफेक्ट दिखा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स तो इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसको छोड़ो, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है ना उसको भी क्रॉस कर जाते हैं। 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं ये इनके ट्रू सोल्यूशंस के पार्टिकल्स। तो जब इतने छोटे पार्टिकल्स होंगे तो वो जिस लाइट को स्कैटर करेंगे वो स्कैटर लाइट भी तो क्या होगी, काफ़ी कम होगी, इनसिग्निफिकेंट होगी, और इतनी इनसिग्निफिकेंट स्कैटर लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी।
तो ट्रू सोल्यूशन यानी कि आप ये अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देख सकते हो कि पानी लो, उसमें नमक डाल दो और अब उस नमक के पानी के थ्रू आप क्या करो, एक टॉर्च के थ्रू बीम ऑफ लाइट पास कराओ। आपको उस बीम ऑफ लाइट का पाथ अपने सोल्यूशन में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स ने क्या किया है, लाइट को इतना कम अमाउंट में स्कैटर किया है कि वो बेचारी स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाई, और जब पहुंचेगी नहीं तो दिखाई क्या देगी। तो ट्रू सोल्यूशन हम बोलते हैं कि टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, डज नॉट स्कैटर लाइट एंड हेंस डज नॉट शो टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, सॉल्यूशन के, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स। अब क्या होता है कि कन्वीनियंस के लिए हर पार्टिकल, देखो लाइट तो स्कैटर करता ही है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम बोल देते हैं कि इसमें टिंडाल इफेक्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए हम एक स्टेटमेंट बोल देते हैं कि भाई ये लाइट को स्कैटर करते ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। सच तो हमें पता है, मैंने आपको बताया है कि इनसिग्निफिकेंट स्कैटरिंग होती है, लेकिन होती ज़रूर है। वो अलग बात है कि हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए हमने कन्वीनियंस के लिए बोल दिया कि भाई इन्हें तो लाइट स्कैटर करी ही नहीं है, बेचारों ने करी होती है, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं कि नहीं करते हैं, इसलिए टिंडाल इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। कोलॉइड्स के पार्टिकल्स के लिए अगर मैंने आपको बताया है कि कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे टाइम कैसे होते हैं, मीडियम में सस्पेंडेड रहते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं। तो जब आप कोलॉइड्स के थ्रू बीम ऑफ लाइट पास कराना चाहोगे तो आपको कोलॉइड्स में क्लियरली लाइट का जो पाथ है वो दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि इनका पार्टिकल साइज कितना होता है, 1 to 100 नैनोमीटर के रेंज में आता है, यानी कि ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल से तो बड़ा ही होता है। तो इतना बड़ा होता है कि वो उन पार्टिकल्स पे गिरने वाली जो लाइट है उनको वो स्कैटर कर सकें और सिग्निफिकेंट अमाउंट में स्कैटर कर सकें, ताकि वो स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों तक पहुंच जाए और हमको वो उस सोल्यूशन में लाइट का जो पाथ है वो दिखाई देने लगे, विजिबल हो जाए। तो कोलॉइड्स जो होते हैं वो सक्सेसफुली क्या करते हैं, लाइट को कोलॉइड्स के पार्टिकल स्कैटर करते हैं और इसलिए कोलॉइड्स में हमको टिंडाल इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में भी हमको टिंडाल इफेक्ट दिखाई देगा, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है। भाई टिंडाल इफेक्ट यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमें पता है कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स तो बहुत ही बड़े होते हैं, सबसे बड़े होते हैं तीनों ही मिक्सचर में, 100 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं। तो इनके ऊपर कोई लाइट पड़ेगी तो डेफिनेटली क्या होगा, उस लाइट को वो स्कैटर कर देंगे और ये स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी और हमें लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा सस्पेंशन में। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर तो पार्टिकल्स मीडियम में सस्पेंडेड हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तब तक क्या होगा, वो लाइट को स्कैटर कर पाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेत को पानी में डालो, पानी में रेत डालो तो रेत जो है नीचे जाकर के सेटल हो जाती है। तो जब पार्टिकल्स नीचे जाकर के सेटल हो जाएंगे तो आप क्या करोगे, बीम ऑफ लाइट को पास कराना चाहोगे तो आपको पाथ विजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाइट को स्कैटर करने वाले पार्टिकल्स ही खुद नीचे जाकर के बैठ गए हैं। तो फिर लाइट को स्कैटर कौन करेगा? और जब कोई स्कैटरिंग नहीं होगी तो हमें लाइट का पाथ विजिबल कैसे होगा? तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि सस्पेंशन भी जो है टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है, तभी तक करेंगे जब उसके पार्टिकल्स मीडियम में सस्पेंडेड रहेंगे। ठीक है, अगर नीचे जाकर के बैठ गए तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि किस तरीके से तीनों ही मिक्सचर्स में पार्टिकल्स का साइज इंपॉर्टेंट होता है। इनकी कोई गलती नहीं थी ट्रू सॉल्यूशंस की, लेकिन फिर भी क्या हुआ, पार्टिकल का साइज छोटा है इसलिए टिंडाल इफेक्ट शो नहीं कर पाए। और इन दोनों के पार्टिकल्स का साइज, कोलॉइड्स और सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज फॉर्चुनेटली इतना बड़ा था कि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, इसलिए इनके थ्रू, इनके सॉल्यूशंस के थ्रू हमें बीम ऑफ लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, यानी कि टिंडाल इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं तीनों ही टाइप के मिक्सचर्स की, सस्पेंशन की, कोलॉइड्स की और ट्रू सॉल्यूशन की। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी हमने अलग पढ़ी थी, सस्पेंशन की अलग पढ़ी थी और कोलॉइड्स की हमने अलग अलग पढ़ी थी। अब हमने तीनों की ही प्रॉपर्टीज़ को कंपैरेटिवली पढ़ लिया है। तो अब मुझे लगता है कि तीनों ही मिक्सचर्स में, सस्पेंशन में, कोलॉइड्स में और ट्रू सॉल्यूशंस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो कई बार सवाल में जो है ना डायरेक्टली पूछ लेता है कि भाई तीनों में डिफरेंस बताओ, या कभी किसी दो में डिफरेंस पूछा जाता है। तो अब आप इन प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करके डिफरेंसेस वाला जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो भाई आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कहाँ, अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर का एक और नया टॉपिक।
तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल. सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.